हेलो व्हाट्स एवरीवन, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दोज जो कनाडा में आने वाले स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। मजाक करो, कोई गुड न्यूज़ नहीं है। अगेन अ बैड न्यूज़ फॉर दोज जो कनाडा में आने वाले हैं। अब बैड न्यूज़ उनके लिए जो स्टडी वीज़ा पे जाने वाले हैं। देखो 2024 में द मंथ ऑफ जनवरी में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं और अभी कनाडा में आना, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ ईजी टास्क, क्योंकि स्पाउ वीज़ा इतना आराम से नहीं मिल रहा, विजिटर वीज़ा नहीं मिल रहा, टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल रहा, वर्क परमिट नहीं मिल रहा। इट मीन्स एलएमआई भी अप्रूव नहीं हो रहा, एलएमआई भी लो वेज एलएमआई को भी बंद कर दिया गया। अब स्टडी वीज़ा के अंदर भी इशू आ गया। पहले तो नवंबर 1 के बाद तो ये था कि आपको आइल्स भी देना पड़ेगा इफ़ यू नीड अ वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो ये सिनेरियो है कि अगर आप स्टडी वीज़ा की फाइल लगाते हो तो आप एसडीएस कैटेगरी में नहीं आओगे। इट मीन्स नवंबर 8 से इमीडिएट इफेक्ट से आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। दो कैटेगरी थी, एसडीएस की और नॉन एसडीएस की। एसडीएस क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, आपको यू विल गेट एन आइडिया। देखो, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होती है एंड इसमें 14 कंट्रीज आती है, 14 देश आते हैं। अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपकी फाइल को प्रायोरिटी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। एंड जब आपको प्रायोरिटी मिलती है तो आपका जो वीज़ा है, जो आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस का टाइमिंग है, वो विद इन 3 to 4 वीक्स या इससे भी कम टाइम में, विद इन अ वीक के अंदर भी हो जाता था। अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हो, जो 14 कंट्री आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था, पाकिस्तान में इंक्लूडेड था, मोरक्को, ब्राज़ील, काफ़ी कंट्री इंक्लूडेड थी। पहले इसमें 11 देश थे, उसके बाद 3 देशों को और ऐड किया गया। अब क्या किया है आईआरसीसी ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, कि हर किसी को जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। एवरीबडी कम्स इनटू द सिंगल पूल। अब नॉन एसडीएस एसडीएस कुछ नहीं है, हर किसी का जनरल वे में जाएगा। और नॉन एसडीएस का सिर्फ ये मतलब है, एसडीएस का मतलब ये है कि नॉन एसडीएस में इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एसडीएस में क्या था, एक तो प्रायोरिटी मिलती है, दूसरी चीज़ श्योरिटी मिलती है, तीसरी चीज़ 80-90% है कि आपको आराम से वीज़ा मिलेगा। अब इसके क्या रीज़न है, क्यों इसको हटाया गया है, मैं उसको रिगार्डिंग आगे बात करूंगा। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यू कैन व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर ऑल्सो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, अब बात करते हैं आज की मेन टॉपिक पे, एसडीएस नॉन एसडीएस के रिगार्डिंग, एंड व्हाई दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन डन बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। और इतनी सारी चीज़ें क्यों की जा रही है बार बार, इतनी सारी पॉलिसीज को क्यों चेंज किया जा रहा है। काफ़ी सारे पीआई के पाथवे को बंद कर दिया, पीएनपी के पाथवे को बंद कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज बात करूँगा जो ये इमीडिएट इफेक्ट से रूल चेंज हुआ है एसडीएस के अंदर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एसडीएस मीन स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम है। इसके अंदर 14 कंट्रीज को प्रायोरिटी दी जाती थी, जैसा कि मैंने पहले बोला। नवंबर 8 से इसे इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया है। अगर किसी की फाइल नवंबर 8 से पहले लगी है तो उसकी फाइल एसडीएस कैटेगरी के अंदर ही आती है, उसकी फाइल वैसे ही प्रोसेस होगी। अगर आपकी फाइल नवंबर 8 के बाद जाएगी तो आपकी जो फाइल है वो जनरल वे में जाएगी। उसका मेन रीज़न ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट और आईआरसीसी का, मेरे हिसाब से, कि वो चाहते हैं कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा ना हो कि अगर आप एसडीएस के अंदर आते हो तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाए, आपकी फाइल जल्दी प्रोसेस हो, आपको जल्दी वीज़ा मिले, और बाकी का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाए, बाकी को वीज़ा ना मिले। इससे दो तीन चीज़ें होती हैं। देखो, कनाडा गवर्नमेंट का फोकस है कि डाइवर्सिटी हो कनाडा के अंदर, सिर्फ कुछ लिमिटेड कंट्री से सारे लोग ना आए। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूँ तो अराउंड 40 to 50% जो पॉपुलेशन होती है जो स्टडी परमिट पे कनाडा आती है, वो सिर्फ मेनली इंडिया से ही आती है। और 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो मेनली साउथ एशियन कंट्रीज से ही आती है। इसमें श्रीलंका भी इंक्लूडेड है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, और भूटान भी है। तो सारी इन कंट्रीज से ही आते हैं 70 to 80% जो बच्चे स्टडी वीज़ा पे जाते हैं कनाडा में। ये जो एसडीएस कैटेगरी थी ना, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 के अंदर, और अब आज 2024 है और नवंबर का सेकंड वीक है, और इससे आज बंद कर दिया गया है। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये था कि आपको ना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, प्रायोरिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा फाइलिंग के अंदर। आपको वीज़ा बहुत जल्दी आकर प्रोसेस हो गया, आपको वीज़ा आराम से मिलता था। सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी। दूसरा रीज़न, सक्सेस रेट इसका बहुत हाई था एज कम्पेयर टू दो जो एसडीएस के अंदर नहीं आते हैं। उस पर आपको कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एक तो आप एसडीएस के अंदर आते हो, आप 14 कंट्री से बिलोंग करते हो, दूसरा आपको मेडिकल देना होता है, तीसरा आपको मिनिमम आईएलटीएस का स्कोर देना होता है। आपका हर मॉड्यूल में 6 आएगा, तो आपके लिए 100% प्रायोरिटी है, चांसेस है
यू विल गेट अ स्टडी वीज़ा, चाहे आप डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेट लो, 1+1 लो, ग्रेजुएशन पे जाओ, मास्टर्स पे जाओ, यू विल गेट एन एडमिशन। बट फ्रॉम नवंबर 8 से इमीडिएट इफेक्ट से ये सारी चीज़ें बंद हो गई है। मीन्स अब हर किसी को जनरल वे में ही रखा जाएगा, हर किसी को एक पूल के अंदर ही रखा जाएगा, और इट विल टेक टाइम, 3 से 4 महीने लगेगी फाइल को प्रोसेस होने में। और अगर आपका कोई भी इनटेक है, मई इनटेक, जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक, सो जो भी चीज़ें करो प्रायोरिटी में करो, और एटलीस्ट 6-7 महीने पहले ही स्टार्ट कर दो। अब वो सिनेरियो नहीं रहा कि आपको विद इन 3 डेज में, 4 डेज में, विद इन वीक के अंदर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और आपका पाल आ जाएगा, अटेस्टेशन लेटर मिल जाएगा, देन यू हैव टू पे योर फीस, उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव आ जाएगा, देन आपका पीपीआर आ जाएगा। अब वो सिनेरियो नहीं रहा। इट विल टेक 3 और 4 मंथ्स और 2 मंथ्स राइट नाउ। अब बहुत लोगों मैम ने क्वेश्चन है कि ऐसे रूल्स को चेंज किया क्यों गया इसके अंदर। उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स है, 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स है मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है ना, वो चाहते हैं कि हर किसी को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी को, सबको इक्वल प्रायोरिटी मिले। फॉर एग्जाम्पल जो बंदा एसडीएस के अंदर नहीं आता, कोई बंदा नेपाल से है, तो उसकी जो फाइल है वो 3-4 महीने में, 2-3 महीने में प्रोसेस होती थी, एज कम्पेयर टू दो जो इंडिया से, पाकिस्तान से, मोरक्को से या ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। दूसरी चीज़, उनका मेन फोकस है कि डाइवर्सिटी हो कनाडा के अंदर। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक लिमिटेड कंट्रीज से ही सारे बच्चे आ रहे हो और बाकी को ऑप्शन ही ना मिले, बाकी को अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, और स्टडी वीज़ा लोगों को मिले भी नहीं। और देखो मेन चीज़ ये भी थी कि कनाडा में इमिग्रेशन कट करना है। इमिग्रेशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे कट करे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्शन 2025 में। उन्हें बहुत सारी पीएनपी बंद करी है, बहुत सारी स्ट्रीम्स बंद करी है, डायरेक्ट पीआर पाथवे सारे बंद कर दिए। अब तो कोई भी डायरेक्ट पीआर पाथवे भी अवेलेबल ही नहीं है। एंड इसके फिर उन्होंने स्टडी एलएमआई में भी, लो वेज एलएमआई को भी बंद कर दिया। 3 सितंबर को क्यूबेक प्रोविंस में बंद किया, 26 सितंबर को बाकी प्रोविंस में बंद कर दिया। अब से मीडियम वेज और हाई वेज एलएमआई बच्चे हैं, उसके अंदर भी चांसेस बहुत कम है। फ्लैग पुलिंग जो ऑफलाइन वर्क परमिट था उसको भी क्लोज कर दिया। अब उन्होंने आया स्टडी वीजा पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे स्टडी परमिट पे आते थे, तो उन्होंने स्टडी परमिट के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से एसडीएस कैटेगरी को भी हटा दिया। अब सिर्फ एक जनरल कैटेगरी ही होगी, आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही आना होगा। अब मैं बात करता हूँ नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर। अब आपके माइंड में होता है कि नॉन एसडीएस होता क्या है। देखो नॉन एसडीएस के अंदर आपकी ना पहले पूरी प्रोफाइल चेक की जाती है। मींस आपने, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट की क्वालिफिकेशन है, एक तो वो चेक की जाएगी। दूसरी चीज़, आप जिस कोर्स में जा रहे हो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, मीन्स अपस्किल्स में आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको अभी देखो इसका कोई ना पक्का नहीं हुआ है कि इसमें जीएससी देखा जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसमें मैं भी कोई कमेंट नहीं करूँगा। आई विल लेट यू नो इन द कमिंग वीडियोस। बट अब ये भी चेक किया जाएगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कि नॉन एसडीएस के अंदर ना पूरा फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है, एसडीएस के अंदर इतना नहीं देखा जाता था। अगर आपके पास जीआईसी का सर्टिफिकेट है दैट इज गुड टू गो। बट अब नॉन एसडीएस में पहले भी देखा जाता था, अब लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर अब हर चीज़ में देखा जाएगा कि आपकी इनकम क्या है, या आपके पेरेंट्स की इनकम क्या है, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर है या नहीं है, या कितना फंड्स है, वो सब कुछ चेक किया जाएगा। मीन्स हर एक चीज़ थॉरोली चेक की जाएगी। देन यू विल गेट एन अप्रूवल फॉर द वीज़ा। मीन्स आपको पहले ऑफर लेटर मिलेगा, फिर आपको अटेस्टेशन लेटर मिलेगा, देन यू हैव टू फाइल फॉर द, आपको सॉरी सबमिट करनी पड़ेगी आपको अपनी फीस। उसके बाद आपको वीज़ा के लिए प्रोसेस करोगे, फिर आपको वीज़ा मिलेगा, देन यू हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट, फिर आपको पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आएगा। तो मीन्स हर एक चीज़ थॉरोली चेक की जाएगी। अब आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी में आते हो। देयर इज नो एस डी एस, देयर इज नो एस डी एस, देयर इज नो नॉन एस डी एस, सो इट्स अ जनरल कैटेगरी एंड यू ऑल आर इन अ सिंगल पूल। मीन्स कोई बंदा किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यू ऑल आर इन अ सिंगल पूल। एंड हर किसी को 2 से 3 महीने आराम से लगेंगे फॉर द स्टडी वीज़ा अप्रूवल में। इसमें मैं आखिर में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इन्होंने एसडीएस को तो बंद करा ही है, इन्होंने नाइजीरियन स्टूडेंट एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया है, एनएससी को भी बंद कर दिया है, जो नाइजीरियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देते थे। अब आपके ना माइंड में क्वेश्चन आते हैं, यार इतनी सारी पॉलिसी चेंज हो रही है, इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, और इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, और पीआर में भी कर्स लगे हैं, पीआर के नंबर में भी। क्या सीरियसली कनाडा में आना सही है या नहीं है? मीन्स हमें अपना फ्यूचर कनाडा में कुछ दिखता है या नहीं दिखता, मतलब वहाँ पे लाइफ होगी या नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करे, कोई रिजल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ना, देखो मैं आपको एक चीज़ हमेशा ही कहता हूँ, चेक योर सीआर स्कोर, चेक योर प्रोविंस, आपकी इंडस्ट्री, पास्ट इंडस्ट्री, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एंड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप किस पाथवे को चूज कर रहे हो।
स्टडी को चूज़ करो, डायरेक्ट पीआर को चूज़ करो, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम को चूज़ करो या एलएमआई को चूज़ कर रहे हो, मैं आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग एक चीज़ कहना चाहूँगा, यू वॉच माई अदर वीडियोस, बिकॉज इसके रिगार्डिंग में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपको अपनी प्रोफाइल डिस्कस करनी है एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आई विल हेल्प यू आउट. I have a team of dedicated lawyers and the people and the consultant who will help you out. I'm the person who will help you out. आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कोई नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग यू हैव टू पे अ नॉमिनल फी, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। बट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, नेवर एवर ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, स्पेशली इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई बंदा हो, लॉयर हो, कंसल्टेंट हो, एजेंट हो, बहुत बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। और मैं कोई रियलिटी बताता हूँ, आज के टाइम पे सिनेरियो क्या है, लोग इमिग्रेशन वालों की ना चीज़ें बिक नहीं रही, सर्विस बिक नहीं रही, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और हमारी इनकम होती रहे, हाँ होती रहे, इनकम जनरेट होती रहे। सो बी अवेयर एंड बी अलर्ट, डोंट बी एन फूल, और किसी की बातों में मत आओ। रिसर्च करो, चेक करो, टाइम लो, लेकिन उसके बाद कोई डिसीजन लो। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग इन योर सेल्फ, एटलीस्ट आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। सो वीडियो ये पेंड करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय।